नमस्कार, आपका स्वागत है थिंक नॉलेज पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत और चाइना की और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आज़ादी के बाद भारत इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली दोनों ही टर्म्स में डोमिनेट कर रहा था, लेकिन आज की सिचुएशन देखें तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस वीडियो में हम बात करेंगे आज चाइना इतनी अच्छी पोजीशन में क्यों है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में हमारा ज़्यादा फोकस रीज़न या फैक्टर्स पर रहेगा, ना कि नंबर्स में। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। भारत और चीन दोनों ही देशों की कहानी शुरू होती है 1940 के दशक में। भारत को आज़ादी मिली सन 1947 में। वहीं बात करें चीन की तो चीन को आज़ादी लेट में मिली, यानी उसके 3 साल बाद मिली। जैसा कि आप इस ग्राफ में साफ साफ देख पा रहे होंगे कि 1960 से पहले चाइना और इंडिया की जीडीपी लगभग आसपास ही रहती थी। लेकिन ऐसा क्या हो गया कि चाइना इतनी तेज़ी से एकदम यूएसए के ठीक नीचे आ पहुंचा और वहीं इंडिया जापान को भी पीछे नहीं कर पाया। हालांकि मैं यहाँ पे इंडिया को नीचे नहीं दिखा रहा, मैं बस इतना कह रहा हूँ इसके पीछे भी जो रीज़न थे हम वो जानेंगे कि ऐसे कौन से रीज़न थे जिसके वजह से चाइना आज टॉप पर है अमेरिका के बाद। तो अब हम इसको जानने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। इसको हम समझने के लिए 3 फैक्टर्स में बांटेंगे। पहला फैक्टर होगा पॉलिटिकल, दूसरा फैक्टर होगा इकोसिस्टम और तीसरा फैक्टर होगा अप्रोच। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं पॉलिटिकल फैक्टर की। जैसा कि आप सबको पता है भारत एक लोकतंत्र देश है। वहीं बात करें चाइना की तो वो एक कम्युनिस्ट देश है। वहाँ पे सिंगल पार्टी रूल करती है। भारत में हर चीज़ में पॉलिटिक्स यानी राजनीति होती है, चाहे वो राष्ट्र सुरक्षा का मामला हो या चाहे वो इकोनॉमी का मामला हो, हर चीज़ में पॉलिटिक्स होती ही होती है। वहीं बात करें चाइना की, क्योंकि चाइना सिंगल रूल पार्टी पर बेस्ड है, इसलिए उनका हर फैसला सिर्फ एक ही पार्टी लेती है। क्योंकि चाइना में कोई ऑपोजिशन नाम का कोई चीज़ नहीं होता, एग्जिस्ट नहीं करता, इसी वजह से वहाँ के पॉलिसी मेकर्स फटाफट पॉलिसी को पूरे देश में लागू कर देते हैं, जो सीधा असर देश के इकोनॉमी में डालता है। वही बात करें भारत की तो भारत में ऑपोजिशन को भी साथ में लेके चलना पड़ता है। तो आप में से बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि डेमोक्रेसी में फुल डेवलपमेंट नहीं हो सकता जो कम्युनिस्ट देश में होता है या सिंगल पार्टी गवर्नमेंट में होता है। जी नहीं, आप गलत सोच रहे हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसका बेस्ट एग्जांपल यूएसए खुद है। वो भी हमारी तरह एक डेमोक्रेटिक देश है और यूएसए आज का सुपर पावर है। तो ये दिखाता है कि डेमोक्रेसी भी सुपर पावर बन सकता है। अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे फैक्टर की ओर। दूसरा फैक्टर है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम यानी इसमें हम जानेंगे कि चाइना ने ऐसा कौन सा इकोनॉमिकली सिस्टम अपनाया जिससे वो इतनी तेज़ी से ग्रोथ कर पाया है। साल 1975 में जब डेंग जियोपिंग ने अपनी इकोनॉमी खोली, तब से ही चीन लगातार इकोनॉमिक ग्रोथ देख रहा है और वहाँ के फॉरेन रिजर्व लगातार बढ़ता चला गया। वहीं बात करें चाइना के सबसे बड़े कॉम्पिटिटर की, जो कि एशिया में इंडिया है, उसकी बात करें तो 1975 में भारत में बहुत बड़ा राजनीतिक संकट आ गया था, जिसको हम इमरजेंसी के नाम से जानते हैं। उस वक्त भारत का सारा ध्यान राजनीतिक उथल पुथल में लग गया था। और अगर भारत के लिहाज से पहला बड़ा इकोनॉमिक मूव देखें तो वो था एलपीजी, जो कि 1991 में आया। यानी इकोनॉमी में बदलाव लाने के लिए भारत को 16 साल लग गए, 16 साल का इंतज़ार करना पड़ा। उसके बाद 1990 से सन 2000 के बीच में चाइना की ग्रोथ स्पीड बढ़ती चली गई और वो धीरे धीरे वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी की तरफ बढ़ता चला गया। वहीं बात करें भारत की तो भारत ने भी काफ़ी स्पीड दिखाई, लेकिन उसकी स्पीड चीन के मुकाबले काफ़ी कम थी। वो उतनी रफ्तार से ग्रोथ नहीं किया जितनी रफ्तार से चीन कर रहा था।
और ये सब आप इस ग्राफ के मदद से समझ पा रहे होंगे। इस दशक में चीन ने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत ही ज़्यादा ध्यान दिया। चीन ने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे कितना ज़्यादा काम किया है, ये बात आप ये पिक देखकर लगा ही सकते हैं। ये पिक्चर देखकर आपको ऐसा लग रहा है कि आज 2020 का कोई भारत का एक छोटा सा गांव है, लेकिन नहीं, ये चाइना का 40 साल का पहले का शंघाई है। और अब हम आपको दिखाते हैं कि ठीक लगभग 40 साल बाद चाइना ने इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करके क्या से क्या बना दिया। इस पिक में आप देख पा रहे होंगे कि शंघाई आज कैसा है। आज शंघाई इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी, बायोटेक, इनोवेशन, स्टार्टअप का हब माना जाता है। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि शंघाई की जीडीपी हांगकांग और सिंगापुर जैसे देशों के बराबर है। लेकिन बात करें भारत की शान बेंगलुरु की, तो उसने काफ़ी अच्छी तरक्की की है। कई रिपोर्ट्स में बेंगलुरु ने शंघाई को पीछे छोड़ा है और शंघाई सिलिकॉन वैली के नाम पर दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजिकल हब है। लेकिन बीते 40 से 50 सालों के बीच में चाइना ने ऐसा इकोसिस्टम तैयार कर लिया है जिससे कि आज वो सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है यूएसए के बाद। वहीं भारत ये करने में कहीं ना कहीं चीन से पीछे रह गया। लेकिन अब भारत में कई इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए। तो सेकंड फैक्टर जानने के बाद आपको पता चल गया होगा चीन ने कैसा इकोसिस्टम बनाया और कितना ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर पे उन्होंने जोर दिया। वहीं भारत ये करने में थोड़ा असफल रहा। अब बढ़ते हैं अपने तीसरे फैक्टर की ओर। तीसरा फैक्टर है अप्रोच। दोनों ही देश एशिया के वन ऑफ द लार्जेस्ट इकोनॉमी है। दोनों ही देशों ने लगभग आसपास में अपने आप को स्वतंत्र घोषित किया। दोनों ही देशों में दुनिया की सबसे ज़्यादा जनसंख्या रहती है। चीन पहले नंबर पर, वहीं भारत दूसरे नंबर पर, और कहा जा रहा है भारत जल्द ही चीन को पिछाड़ देगा। इसके अलावा चीन और भारत दोनों ही टॉप 10 में आता है भूमि के मामले में। लेकिन चीन आज सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है और भारत 5वीं इकोनॉमी है। तो हम जानने की कोशिश करेंगे कि वो कौन से अप्रोच है जिससे चाइना आज दूसरे नंबर पर बैठा है। सबसे पहले आता है टाइम यानी समय। उन्होंने टाइम की कीमत समझी और समय पर उन्होंने अपना ज़्यादातर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर लिया और उन्होंने आज के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर लिया। अगर आंकड़ों की बात करूं तो इसमें आप अपने स्क्रीन पर साफ साफ देख पा रहे होंगे कि चीन का जो जीडीपी है इन टर्म्स ऑफ डॉलर वो कितने आगे गैप पर बढ़ रहा है। उनके जो बढ़ने की गैप है वो काफ़ी हद तक भारत से ज़्यादा है। यानी उन्होंने वो सब कम टाइम में हासिल कर लिया जो भारत को भी करना चाहिए था। दूसरा अप्रोच उन्होंने अपनाया, उन्होंने अपने इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई कर दिया। यानी उन्होंने अपने इकोनॉमी को अलग अलग सेक्टर्स में बांट दिया। इससे जो उनके इकोनॉमी को बेनिफिट मिलता था उसको डाइवर्सिफाई कर दिया। अब उनको अलग अलग सेक्टर से बेनिफिट मिलने लग गया जिससे उनकी इकोनॉमी और भी स्ट्रॉन्ग हो गई। तीसरा अप्रोच उन्होंने अपनाया इंफ्रास्ट्रक्चर का। उन्होंने बीते 40 से 50 सालों में उन्होंने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को इतना स्ट्रॉन्ग कर लिया कि वो मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई चेन का एक हब बन गया पूरे वर्ल्ड का। वहीं बात करें चौथे अप्रोच की तो वो है स्किल। उन्होंने अपने सिटीजन्स को इतना स्किल कर दिया कि दुनिया में सबसे चीप और एजुकेटेड और ट्रेन लेबर वहीं पे पाए जाते हैं जिससे उनकी इकोनॉमी में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन मिला। और बात करें आखिरी अप्रोच की तो वो कमज़ोरों की आवाज़ दबाकर, लोगों का शोषण कर कर और क्रूरता कर कर चीन ने तरक्की हासिल की है। चीन में आपको जानकर हैरानी होगी कि अगर आप चीन में एक बिजनेसमैन हैं तो आप जेल से भी अपना बिजनेस कर सकते हैं, भले ही आप पर किसी भी तरह का क्राइम चार्ज लगा हो। अगला फैक्ट जानकर आपको और भी हैरानी होगी। चीन ने अपने ही लोगों को चूहा, चमगादड़ और अन्य जैसे जानवर जो इंसान के खाने लायक नहीं है उनको भी मजबूर किया खाने के लिए, और जिसको हम ग्रेट लीप फॉरवर्ड के नाम से भी जानते हैं। आज एनिमल हस्बेंड्री चीन के इकोनॉमी में काफ़ी अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन करता है।
लेकिन खैर जो भी हो, ये एक डिबेट का इशू है। आखिर चीन वो करने में कामयाब हो गया, वो आज दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया। तो जैसा कि आपको हमने पहले ही बताया था कि इस वीडियो में हम नंबर्स पे ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे। आज का हमारा ये वीडियो फैक्टर्स पे फोकस कर रहा था, और अब हम एनिमेशन के जरिए देखेंगे कि 1960 से चाइना और इंडिया दोनों ही ने अपनी जीडीपी में कितनी ग्रोथ की। तो आइए देखते हैं। तो वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताइए, और अगर जो आपके पास कोई फीडबैक या सजेशन है तो वो भी हमें बताइए, हम उस पर ज़रूर काम करेंगे। तो जाते जाते हम आपको छोड़ के जाते हैं एक फ़नी वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। 12 साल संकल्प है आपका, तो लेकिन आपने तो कपड़ा पहना है, काफी लोग कपड़ा नहीं पहनते। अच्छा नहीं, उतारिए मत।